हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लेसेप ट्यूटोरियल्स पर। अभी तक जो हमारा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग ने बात कर ली है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। और अब जो हम टॉपिक उठाएंगे वो है डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है भाई, ठीक है। जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने को दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि आखिर में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। उस चीज को हम लोग बोल देते हैं कि डेक्ट मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, की भाई मैकेनिज्म क्या है डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ कैसे, ठीक है। और सेकंड जो टॉपिक है कि आपने कहीं कहीं सुना होगा, एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों कंजर्वेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, डिस्पर्सिव नहीं हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल है ना भाई। लेकिन हमें कैसे पता चला कि आखिर में ये सेमी कंजर्वेटिव ही है, तो इस चीज को समझेंगे, ठीक है। ओके, ये दो टॉपिक हम लोग करेंगे। तो आज जो करेंगे हम लोग वो करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वो करेंगे हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपके दो वीडियो में आपके डीएनए रेप्लिकेशन पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ और ईमानदारी के साथ एकदम बने रहना है, पूरे लास्ट तक पूरा हर चीज सीखना है अच्छे से, राइट बच्चों, एकदम याद कर लेना है यहीं पर, राइट। चलो आ जाओ, जल्दी से देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि एक्चुअली में डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब देखो नाम में ही तुमको दिख रहा है क्या बच्चा, रेप्लिका, ठीक है। मतलब कि ये रेप्लिका, ये एक कॉपी बनाएगा, अपने जैसी एकदम कॉपी बनाएगा। कौन, डीएनए, डीएनए अपने जैसी एकदम कॉपी बनाएगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्फ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। दैट इट मेक्स कॉपी ऑफ इट्स ओन, ठीक है। इट इज कॉल्ड सेल्फ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। इट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। बड़ा छोटा टॉपिक, खत्म सर, खत्म करते हैं वीडियो, नहीं इतना नहीं हुआ, प्रोसेस समझना है ना कि आखिर में कैसे हो रहा है डुप्लीकेट, ठीक है। इसको पूरा सीखना है। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों कि कहां पर होता है, कहां पर होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम सेल साइकिल की बात करें, सेल में कहां पर होता है, कौन से फेज में होता है, ठीक है, कहां पर नहीं, कौन से फेज में होता है, तो ये होता है एस फेज में, सिंथेटिक फेज में, ठीक है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कि इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, राइट बच्चों, बात समझ में आए, कोई दिक्कत, ओके। अब आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो देखो, सबसे पहला पॉइंट या फिर बोल दो आप स्टेप, स्टेप हमारा सबसे पहला कौन सा है कि देखो जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा सपोज्ड है, ठीक है। ओके, लेकिन वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना बच्चों, वो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन में, मतलब नए स्ट्रैंड बनाने में, भाई स्ट्रैंड तो बनानी पड़ेगी ना, उसमें हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो स्ट्रैंड बनाने में हम उन न्यूक्लियोटाइड्स को, इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, उन न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब एक्टिवेट करेंगे तभी जाके हम उनको फर्दर यूज कर पाएंगे। तो एक्टिवेट कैसे करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक एंजाइम, और जिसका नाम होगा बच्चों फॉस्फोराइलेज एंजाइम। क्या नाम होगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। यही एंजाइम होगा जिसके वजह से ये इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड से एक्टिव न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, देखो जो इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मेटाफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कि एडिनोसिन मेटाफॉस्फेट, थाइमोसिन मेटाफॉस्फेट, सीएमपी को क्या बोल दिया, साइटोसिन मेटाफॉस्फेट, वैसे ही ग्वानोसिन मेटाफॉस्फेट, ठीक है। और जब हमने इसमें से दो फॉस्फेट निकाला, ठीक है, तो हमारा वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चेंज हो गया। और यही ट्राइफॉस्फेट फॉर्म जो होता है वो कहलाता है एक्टिव न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो कि हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में यूज हो जाएगी। लेकिन सर आप ऐसे ही उठा के दो फॉस्फेट हटा दोगे, ठीक है, ऐसे ही बिना मतलब का नहीं, इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। जब ये दो फॉस्फेट हटेगा ना बच्चों, तो
इससे रिलीज होगी क्या? एनर्जी। क्या होगी? इसके वजह से रिलीज होगी एनर्जी, और यही एनर्जी डीएनए रेप्लिकेशन में यूज हो जाएगी। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, जिसको करने के लिए एनर्जी की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी तुम्हें कहां से मिल रही है? यहीं से मिल रही है। ठीक है। सो इसका मतलब ये साफ हो गया कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी सोर्स डीएनए रेप्लिकेशन का नहीं है। एनर्जी सोर्स एक्चुअली में हमारा कौन है? खुद ये जब हम एक्टिवेट कर रहे हैं, जब हम न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट द एनर्जी सोर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एनर्जी तो भाई हमें यहां से मिल गई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना यहां पर। देखो, 2 पॉइंट मैंने तुमको तगड़े बताए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कहां से है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होती है? ठीक है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है? तो नहीं। ठीक है, वो दो फॉस्फेट जब रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से जो एनर्जी इल्ड होती है बच्चों, उधर से ये पूरी होती है एनर्जी की कमी। ठीक है, सो अब हमने क्या कर दिया? एक्टिवेटेड फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड को कर दिया। अब हम इस न्यूक्लियोटाइड को अपने डीएनए रेप्लिकेशन में यूज करने के लिए एकदम पूरी तरीके से सक्षम है। अगर मैं इसको यूज कर दूंगा, अगर मैं इसको यूज कर दूं डीएनए रेप्लिकेशन में, तो तुम्हें एकदम बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोसेस बता दिया। राइट बच्चों, ये हो गया हमारा स्टेप 1। सेकेंड स्टेप पर आ जाते हैं, बड़े ध्यान से और गौर से समझता। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या है? स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे? हम एक स्ट्रैंड लेंगे, एक डीएनए स्ट्रैंड लेंगे। ठीक है, और डीएनए स्ट्रैंड के अंदर हम डिसाइड करेंगे एक ऐसा पॉइंट जहां से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां से हम डीएनए को ओपन कर सके। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं, दैट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोल देंगे बच्चों? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इसी को मैं बोल देता हूं क्या? ओरी। क्या बोल देता हूं? ओरी। तो देखो, ये आपके पास डीएनए स्ट्रैंड है पूरी, ये डीएनए स्ट्रैंड है पूरी, और इस डीएनए स्ट्रैंड में हमने क्या रखा है बच्चों? ये पॉइंट डिसाइड करके रखिए, यही पॉइंट है हमारा ओरी। ठीक है, ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। देखो, ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोट्स के अंदर सर ओरी जो होते हैं वो सिर्फ एक ही होंगे, और यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे ओरी हो सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ओरी लेके वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या अब हमने ओरी डिसाइड कर दी तो रेप्लिकेशन ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। हम रेप्लिकेशन कब कर पाएंगे? जब हम नए चैन की सिंथेसिस करेंगे। नए चैन की सिंथेसिस कैसे होगी? भाई हमको मालूम है कि हमारे पास डीएनए के अंदर क्या है? नाइट्रोजन बेसिस है। वो नाइट्रोजन बेसिस का रूल अपने को मालूम है कि दैट पायरिमिडीन्स विल बी अपोज टू, ठीक है, प्यूरिन्स। ठीक है, वैसे कुछ होते हैं भाई कि अगर एक की बेस पेयरिंग अपने को मालूम है तो दूसरे का लिख सकते हैं। तो सपोज दैट, जरा दिमाग लगाओ कि हमको एक से हम नया एक स्ट्रैंड लेंगे पेरेंट डीएनए का, मतलब पेरेंट स्ट्रैंड लेंगे। ठीक है, एक पेरेंट लेंगे और एक नया सिंथेसाइज करेंगे, एक पेरेंट लेंगे और एक नया सिंथेसाइज करेंगे। भाई ये वाला पेरेंट लेंगे और एक इसके साथ नया सिंथेसाइज करेंगे स्ट्रैंड, ये वाला पेरेंट लेंगे और इसके साथ एक नया सिंथेसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको करना पड़ेगा हमें ओपन। राइट, इसको क्या करना पड़ जाएगा? हमें ओपन। 1 मिनट, जरा बैटरी की चार्जिंग जो है वो लो हो रही है, मैं ओपन कर देता हूं। ठीक है, ओके, चलो, अब हो गया। राइट बच्चों, तो ये हमें हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ओपन। ठीक है, सो ओपन जब हम करेंगे तो ओपन करने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? हमें चाहिए हेलिकेज। क्या चाहिए बच्चा? हेलिकेज चाहिए। ठीक है, अब समझो, देखो, हेलिकेज जैसे ही हमने यहां पर लगाया तो ये ओपन हो गया है। अब जरा समझना, देखो बच्चों, चलो मैं करके ही बताता हूं, उसमें ज्यादा मजा आएगा। देखो, तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास है ये डाटा केबल। ठीक है, ये डाटा केबल, देखो ये कॉइल्ड भी है। ठीक है, कॉइल्ड भी है। ओके, अब यहां पर मैं क्या लगा देता हूं? यहां पर बीच में मैं लगा देता हूं बच्चों, क्या? ये पेन लगा देता हूं। ये है तुम्हारा हेलिकेज एंजाइम। क्या है ये? हेलिकेज एंजाइम है। तुमने क्या किया? इसको ओपन करने की कोशिश की,
ओपन करने की कोशिश की, ओपन हो रहा है भाई, बिल्कुल ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपन हो रहा है। और ओपन जब हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि यहां पर खिंचाव प्रेजेंट है, ये बाकी की स्ट्रैंड में खिंचाव हो रहा है, ठीक है, बाकी की स्ट्रैंड में खिंचाव हो रहा है, ठीक है भाई। सो वो खिंचाव कौन दूर करेगा? वो खिंचाव दूर करेगा तुम्हारा टोपो आइसोमरेज एंजाइम, उस खिंचाव को दूर करेगा टोपो आइसोमरेज एंजाइम। अच्छा, एक और चीज गौर की बच्चों, एक और चीज गौर करने वाली ये थी कि जब तुम ओपन कर रहे थे हेलिकेज एंजाइम के वजह से, हेलिकेज एंजाइम के हेल्प से जब तुम ओपन कर रहे थे तो तुमको ये दिख रहा था कि तुम ऐसे मान लो, देखो ऐसे ओपन करते जा रहे हो और ऊपर से ये दोनों स्ट्रैंड, देखो ये और ये और ये दोनों स्ट्रैंड चिपकती जा रही है भाई, ऊपर से चिपकती जा रही है। मतलब जहां पर हेलिकेज एंजाइम है वहीं पर ओपन हो रहा है, बाकी तुम अगर अब जैसे सरकते जा रहे हो, जैसे जैसे नीचे नीचे या फिर ऊपर ऊपर फिसलते जा रहे हो, तो बाकी जो एक्स्ट्रा थी वो चिपकते जा रही है। तो अपने को उसको रोकना पड़ेगा ना। सपोज दैट ये हेलिकेज एंजाइम ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इतना पोर्शन तो खोल देगा, इतना पोर्शन तो ये वाइड कर दिया, लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो ये आपस में एक दूसरे के क्लोज भी आते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर टेंशन क्रिएट होगा। अब भाई टेंशन तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, टेंशन को तो रिलीज कर दे रहे हैं टोपो आइसोमरेज से, ठीक है, लेकिन तभी भी आपके पास क्या होगा, ये चिपकते ही रहेगा। तो इसको भी तो अपने को रोकना है, मतलब कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए की, ये इन दोनों स्ट्रैंडों को आपको क्या करना है, ये इस साइड की भी स्ट्रैंड को इसको स्टेबल बनाना है। बात समझ में आ रही है? इसको तुम्हें क्या करना है बच्चों, इसको बनाना है स्टेबल। ये स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा डीएनए एसएसबी प्रोटीन, ठीक है, एसएसबी प्रोटीन। व्हाट डज यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय एसएसबी? तो एसएसबी इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि स्ट्रैंड को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वापस से फिर से रिफॉर्म नहीं होंगी, चिपकेंगी नहीं, ठीक है। समझ में आ रहे हो? एकदम देसी लैंग्वेज में सिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है। सो देखो क्या क्या काम हमने किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रैंड ली, स्ट्रैंड में हम लोगों ने ओरी डिसाइड की, ओरी डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, वहां पर लगाया हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम लगाया, और हेलिकेज एंजाइम को हम लोग क्या कर दिए, हेलिकेज एंजाइम को धीरे धीरे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ बढ़ाते गए, और वहां से डीएनए क्या हो गई, डीएनए की स्ट्रैंड अनवाइंड होती गई, खुलती गई, ओपन होती गई, और ओपन होती गई, जिसके वजह से बाकी की स्ट्रैंड में टेंशन क्रिएट होते गई, खिंचाव क्रिएट होते गई। उस खिंचाव को रिलीफ किसने किया, उस खिंचाव को दूर किसने किया, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। यहां पर देखो, ये है तुम्हारे पास टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है, जिसको तुम डीएनए गायरेज भी बोलोगे प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, ठीक है। और फिर तुमने क्या लगा दिया, फिर तुमने लगा दिया एसएसबी प्रोटीन। क्यों? कि ताकि भाई जो चैन है डीएनए की, जो स्ट्रैंड है, वो वापस से फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना ले, फिर से एक दूसरे से चिपक ना जाए, ठीक है। कि भाई मेहनत बेकार हो जाएगी ना, तुमने इतने मुश्किल से खोली, फिर से चिपक जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है, समझ आओ, प्रोसेस नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। और भैया यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन इतना, मतलब इतना केयरफुल, बहुत ही, मतलब बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, कि जरा सी भी अगर तुम्हारी गलती होती है ना इसके अंदर, तो उससे पट से म्यूटेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लगती है, ठीक है। फिर से एक बार स्टेप ध्यान लगा दूं। देखो, सबसे पहले ओरी डिसाइड किया, ओरी डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने हेलिकेज एंजाइम लगाया, हेलिकेज एंजाइम की वजह से वाइड हुई, क्या हुई, अनवाइंडिंग हुआ डीएनए हेलिक्स का। अनवाइंडिंग होने की वजह से टेंशन क्रिएट हुई, टेंशन को किसने रिलीफ दिया, टोपो आइसोमरेज एंजाइम ने। और उसके बाद हमें जो डीएनए चिपक ना जाए उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए कौन सी प्रोटीन लगी, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये कहानी थी हमारी स्टेप 2 की, ठीक है, ये था हमारा स्टेप 2। सबसे पहला स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा स्टेप था हमारे पास ये वाला, ठीक है, कि भाई ओरी रिकॉग्नाइज करो और ओपन करो हेलिक्स को। तो ये भी काम अपन ने कर दिया। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज क्या है अपने पास, नेक्स्ट चीज है हमारा स्टेप 3, जिसमें हम नए चैन की सिंथेसिस करेंगे। नए चैन की सिंथेसिस कैसे करेंगे, समझना, यहां पर समझना बच्चों। ये है तुम्हारे पास क्या,
ये है तुम्हारे पास एक स्ट्रैंड, ठीक है। लो मैं बना देता हूं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। देखो ये रेप्लिकेशन फॉर्क, अच्छा ये सुनो, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है क्या? व्हाट, ये है क्या बच्चों? यहां पर देख रहे थे, यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो, ये जब अनवाइंड हुआ तो जरा देखो, ये, ठीक है, ये वाई शेप है, यहां पर देखो ये और ये वाई शेप है, तो यही तो है रेप्लिकेशन फॉर्क, यही तो है रेप्लिकेशन फॉर्क। तो उसी तरीके का ये वाई शेप्ड है, समझ जाओ, ये वाई शेप्ड है बच्चों, ये वाई शेप है, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब देखो इसकी मैं डायरेक्शन भी लिख देता हूं, ये हो गया मेरे पास 5 डैश टू 3 डैश, और ये हो गया मेरे पास 3 डैश टू 5 डैश। मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, मैं लगा देता हूं यहां पर एक प्राइमर, प्राइमर क्या, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर हमेशा सिंथेसाइज होता है 5 डैश टू 3 डैश में, ठीक है, 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। ओके, सो मैंने यहां पर एक आरएनए प्राइमर लगा दिया, ठीक है। ओके, अब समझो जरा, ध्यान से समझना। आरएनए प्राइमर कहां से आता है? आरएनए प्राइमर आता है बच्चों, आरएनए प्राइमर आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। किससे? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, राइट। ओके, ये होता है आरएनए प्राइमर, इससे ये हमेशा सिंथेसाइज होगा 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में। हम लाए यहां पर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज हमने लगा दिया, और उसके बाद हमारे पास आता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या आता है? डीएनए पॉलीमरेज, जिसको आपकी एनसीईआरटी में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोला गया है। तो डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली में डीएनए पॉलीमरेज, अब ये क्या करता है, इस आरएनए प्राइमेज को, आरएनए प्राइमर को, इस प्राइमर को, ये जो प्राइमर लगा है इसको करेगा एक्सटेंड। क्या कर देगा बच्चों? इसको कर देगा यहां पर एक्सटेंड, ये हो गया एक्सटेंड। एक्सटेंड भी किस साइड में, किस साइड में? ये भी एक्सटेंड होगी। ये किस साइड में एक्सटेंड होगी, मतलब किस डायरेक्शन में? ये भी होगी 5 डैश टू 3 डैश की डायरेक्शन में। तो यहां पर 3 डैश आ जाएगा, यहां पर 3 डैश आ जाएगा, ये हो गई एक्सटेंड, ठीक है। अब यहां पर एक्सटेंड करने का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंड करने का मतलब पॉलीमराइजेशन, ध्यान से समझना। पॉलीमराइजेशन मतलब कि अपने को न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है, पॉलीमराइज तभी तो होगा ना, न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमराइज मतलब क्या बच्चों? चैन बनाना। चैन बनाने के लिए अपने को क्या जरूरत है? न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है। और न्यूक्लियोटाइड हमारी किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? तो एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। कहां पर प्रेजेंट होगी? तो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। याद करो स्टेप 1 में हम लोगों ने एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड किया था, तो देखो एटीपी, टीटीपी, सीटीपी, जीटीपी, यही सारी चीजें ये यहां पर लगेंगी, ठीक है। ये ऐसे ही पॉलीमराइज्ड होते जाएगा, ठीक है। और 3 डैश, अब देखो यहां पर मैं लगा देता हूं बच्चों, यहां पर क्या लगा देता हूं मैं, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर मैं लगा देता हूं एक हेलिकेज एंजाइम, यहां पर मैं लगा देता हूं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है? इधर से ओपन होते जा रहा है, ओपन होते जा रहा है। जैसे जैसे मैं ओपन करूंगा वैसे वैसे ये एक्सटेंड होता रहेगा, वैसे वैसे ये डीएनए पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड करते रहेगा। तो मतलब अपनी नई चेन यहां पर, इस वाले यहां पर ये आराम से बनते जा रही है, आराम से बन जा रही है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या बोल देते हैं इसको? इसको बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली कहीं भी ब्रेकेज नहीं आ रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोल दे रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, तो एक स्ट्रैंड की बात हमें कर ली। कॉन्टिन्यूअस मतलब आराम से एक्सटेंड होते जा रहा है, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड भी बोल देते हैं, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड भी बोल देते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस या फिर लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लेकिन लेकिन जरा देखो यहां पर दूसरे वाले चैन में क्या है, दूसरे वाले चैन में तुम्हारे पास 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन है आपके पेरेंट स्ट्रैंड पर। सो यहां पर हम क्या यहां आरएनए प्राइमर लगाएंगे? नहीं ना। हमें अगर यहां पर आरएनए प्राइमर लगाएंगे तो हमारा जो आरएनए प्राइमर जो होता है वो होता है हमारा 5 डैश टू 3 डैश, ऐसे ही चलता है ना, उसकी तरह नहीं लगा सकते। अपने को जो आरएनए प्राइमर है वो आरएनए प्राइमर यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये यहां पर लगाना पड़ेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये यहां पर लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहां पर हमने लगा दिया, यहां पर हमने आरएनए प्राइमर लगा दिया, ठीक है। अब आरएनए प्राइमर लगाया, डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज ने एक्सटेंड किया, ओके, एक्सटेंड किया। उसके बाद
क्या ये वापस से एक्सटेंड करते रहेगा? कभी तो एक पॉइंट आएगा कि खत्म हो जाएगा ना। मान लो यहां तक एक्सटेंड कर दिया, अब जब वापस ये खुला तो फिर एक और नया तुम्हें प्राइमर लगाना पड़ेगा, एक और तुम्हें नया प्राइमर लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली देखो नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है। देखो ये है तुम्हारा क्या, ये है हेलिकेज एंजाइम। ये यहां तक था, यहां तक ओपन हुआ था, तो यहां पर हमने आरएनए प्राइमर लगा दिया एकदम। यहां पर हमने क्या लगा दिया? आरएनए प्राइमर लगा दिया ये। और आरएनए प्राइमर के बाद डीएनए पॉलीमरेज आया और उसने चेन को एक्सटेंड कर दी। ठीक है, अब थोड़ा सा और खुला, तो ये वाली जो स्ट्रैंड है ये थी तुम्हारे ये, ठीक है, ये जो बनी थी ये थी ये। लेकिन अब फिर से अपने को आरएनए प्राइमर लगाना पड़ा, फिर से एक्सटेंड हुआ, फिर थोड़ा और खिसका, थोड़ा और ओपन हुआ, ओपन किया अपन ने स्ट्रैंड को। ठीक है, तो जब ओपन किया तो फिर अब देखो ये वाली स्ट्रैंड थी ये, और ये वाली स्ट्रैंड थी ये। ठीक है, नई आरएनए प्राइमर हम लोगों ने लगाई, ये नया फिर से हम लोगों ने एक्सटेंड किया इसको डीएनए पॉलीमरेज के। तो देखो हम आरएनए पॉलीमरेज लगा रहे हैं, आरएनए प्राइमर लगा रहे हैं, आरएनए प्राइमर लगाने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, वो क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड करने के बाद अब क्या होगा? तो ऐसी 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 ऐसे छोटे छोटे आपके फ्रेगमेंट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोल देंगे बच्चों? इन फ्रेगमेंट्स को बोल देंगे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल देंगे। ये देखो एक फ्रेगमेंट है, कलर चेंज कर लेता हूं, मजे नहीं आ रहा है। ठीक है, रुक जाओ। ओके ओके, यहां पर देखो ये है तुम्हारे पास एक फ्रेगमेंट, यहां पर देखो ये है एक फ्रेगमेंट, ये है दूसरा फ्रेगमेंट, और ये है तीसरा फ्रेगमेंट। ये तीन आ गया ना यहां पर, बात समझ में आ रही? पहले तो कितना था? एक ही था, फिर दो बने, फिर थोड़ा और खिसकाया तो हमारे पास तीन बन गए। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमारे पास आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये जो तुम्हारे आरएनए प्राइमर है ना, देखो ध्यान से समझना, यहां पर देखो ये जो तुमने आरएनए प्राइमर लगाए हैं, ठीक है, यहां पर देखो ये तुमने आरएनए प्राइमर लगाया है, ये इतना आरएनए प्राइमर है, ये इतना आरएनए प्राइमर है, ये इतना आरएनए प्राइमर है। ठीक है, यहां पर भी ये इतना आरएनए प्राइमर है, ये इतना। ये क्या करेगा? लास्ट में इन आरएनए प्राइमर को कर देगा रिमूव, इन आरएनए प्राइमर को कर देगा रिमूव। और उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद ये जो गैप, बीच में गैप बनेगा ना भाई, ये रिमूव हो जाएगा तो इन फ्रेगमेंट्स के बीच में गैप बनेगा ना, इसको गैप को फिल कर देगा, ये गैप को फिल कर देगा। और गैप को जब फिल कर देगा उसके बाद हम क्या लेके आएंगे? हम लेके आएंगे डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज से हम सारे फ्रेगमेंट्स को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमारी नई चैन की सिंथेसिस वापस से पूरी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? ठीक है, ये आपको मैंने इजी वे में यहां पर बता दिया है। ठीक है, अब जरा समझो, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर देखो दूसरा वाला स्ट्रैंड हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पा रहा था। ठीक है, हमें बार बार आरएनए प्राइमर की लगाने की जरूरत पड़ रही थी, सो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या बोल देते हैं बच्चों? डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोल देते हैं। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोल देते हैं। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। या फिर बीच बीच में ये लैग कर रहा है ना, बीच बीच में गैप आ रहा है ना, तो इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोल देते हैं, इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोल देते हैं। सो ये हो गया लीडिंग और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, और ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इतनी बातें आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा आ जाओ यहां पर देखो, नजर मार लेते हैं जरा एंजाइम पर। देखो आरएनए प्राइमर किससे कैटालाइज होता है? आरएनए पॉलीमरेज से, बता दिया है। सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन बिल्कुल को बता दिया है। डीएनए डिपेंडेंट, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज लिखा हुआ है तो इसको करेक्ट कर लेना जरा। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज होगा, और यही है एक्चुअली में मेन एंजाइम। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है स्ट्रैंड को। ठीक है, एक्चुअली में ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। क्या है बच्चों? ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। ठीक है, ये है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, यही है मेन एंजाइम जो कि एक्सटेंड करता है स्ट्रैंड को। तीन टाइप के डीएनए पॉलीमरेज है तुम्हारे पास। ठीक है, एक है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और डीएनए पॉलीमरेज फिर सेकंड, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है
डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, वो क्या करेगा, वो तो गैप को हटाता है, ठीक है, गैप को मतलब आरएनए प्राइमर को हटाता है और गैप को फिल करता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो क्या करेगा, वो स्ट्रैंड को एक्सटेंड करता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है सर, तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो तब काम करता है जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एब्सेंट हो, ठीक है। फिर से सुनो, देखो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। देखो थर्ड वाला एक्सटेंड करेगा स्ट्रैंड को, ये देखो ये एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड करेगा स्ट्रैंड को, ये मेन एंजाइम है, ठीक है। फिर फर्स्ट वाला क्या करेगा, थर्ड वाले ने को अपना काम कर दिया, फर्स्ट वाला क्या करेगा, इस आरएनए प्राइमर को हटाएगा, ये आरएनए प्राइमर को हटाएगा और ये जो गैप बनेगा ना, अब इस गैप को फिल करेगा, ठीक है, ये काम हो जाएगा। अगर बाई चांस ये दोनों एंजाइम एब्सेंट हुए तो ये सेकंड वाला आ जाएगा रेप्लिकेशन में हेल्प करने के लिए। क्या कोई दिक्कत? ये तीन तरीके के तुम्हारे डीएनए रेप्लिकेस एंजाइम होंगे, ठीक है। अब जरा एनसीईआरटी में तुम अपने रेप्लिकेशन फॉर की डायग्राम जो है उसको भी देख लो, देखो क्लियर है क्या बच्चों, कोई दिक्कत है? ये आपको एकदम समझ में आ गया? अच्छा, जो ये वाली स्ट्रैंड है इनको हम क्या बोल दे रहे हैं, इनको बोल दे रहे हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। और एक स्ट्रैंड क्या होगी, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। ये वाली जो स्ट्रैंड्स है, ये वाली स्ट्रैंड, ये है न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। क्या क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया बच्चों यहां पर? अब देखो, अब एक बार हम लोग पूरे प्रोसेस को हम लोग सम अप कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। कैसे सम अप करते हैं, देखो रिवीजन करने का तरीका यहां पर पता चल जाएगा आपको। ये पूरा एकदम लंबा प्रोसेस समझ समझ के फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा जितना यहां पर क्या करो, एक पेज में पूरा रिवाइज होगा। देखो एक पेज में कैसे आप एंजाइम के हेल्प से रिवाइज करो। देखो सबसे पहले एंजाइम आया तुम्हारे पास फॉस्फोराइलेज, जिसके वजह से तुमने क्या किया, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड किया मतलब कि मेटाफॉस्फेट से तुमने ट्राइफॉस्फेट में बनाया, ठीक है। जैसे कि एडिनोसिन मेटाफॉस्फेट है तो उसको तुमने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया। कैसे, तो यानी कि मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुमने दो फॉस्फेट को रिलीज किया। अब जब तुमने दो फॉस्फेट को रिलीज किया, दो फॉस्फेट को रिलीज किया तो उससे मिली तुम्हें एनर्जी, और वही एनर्जी से तुमने डीएनए रेप्लिकेशन किया। तुमने माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी नहीं ली, ठीक है। और तुमने एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल किया बजाय इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड के। ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड कहां पर प्रेजेंट होंगे बच्चों, ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे तुम्हारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। कोई दिक्कत? ओके, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दूसरा एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज, अब देखो, अब तुम क्या किए, तुमने क्या किया, एक डीएनए स्ट्रैंड लिया, उसमें तुमने डिसाइड की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि ओरी साइट डिसाइड की, जहां से तुमको डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करना है, मतलब कि ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे, तो हम उसी ओरी साइट पर हेलिकेज लगा देंगे और उसको खिसकाते जाएंगे, मतलब खिसकाते जाएंगे, और जैसे जैसे खिसकाएंगे वैसे वैसे हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगी और हेलिक्स जो होगा उसकी कॉइलिंग अनवाइंड होगी, मतलब वो पूरा अनवाइंड होगा हेलिक्स, ठीक है, ओके, ब्रेक होगी, ओके। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो मान लो ऊपर की तरफ खिसका रहे हैं तो नीचे से स्ट्रैंड आपस में चिपकती भी आएंगी, ठीक है, और ऊपर से टेंशन भी क्रिएट होगा। तो टेंशन को रिलीज कौन करेगा बच्चों, वो करेगा टोपो आइसोमरेज, हमारा तीसरा एंजाइम। और उसके बाद जब टेंशन रिलीज होगा तो हमें स्ट्रैंड को चिपकने से, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड को फिर से बनने से बचाना है, तो स्ट्रैंड को हमें स्टेबल बनाना होगा। वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो देखो चार एंजाइम हमारे पास हो गए। उसके बाद पांचवा क्या आएगा हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज। नहीं, सब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ले लेंगे, चौथे के बाद हम लोग ले लेंगे आरएनए पॉलीमरेज को। छठवें पर मैं आ जाता हूं, ठीक है, डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज से हमें मिलेगा एक प्राइमर।
प्राइमर की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, 5' to 3', छोटा सा प्राइमर होता है जो कि स्टार्ट करने में हेल्प करता है, नए चैन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। आरने प्राइमर को हम लगा देंगे 5' to 3' डायरेक्शन, और आरने प्राइमर को जब हम लगा देंगे तो उसके बाद हमारे पास आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज में भी कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम क्या करेगा, आरने प्राइमर को मतलब कि बाकी की स्ट्रैंड की पॉलीमराइजेशन करेगा, मतलब एक्सटेंड करेगा, लार्जर चैन बनाएगा, पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन के लिए जो हमें न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी वो न्यूक्लियोटाइड हमारे यहां पर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, कहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। सो न्यूक्लियोप्लाज्म से हमें मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड फर्दर एक्सटेंड के लिए, एक्सटेंशन के लिए। सो डीएनए पॉलीमरेज हमारा एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या होगा, हमें क्या होगा, हमें जरूरत होगी इस आरने प्राइमर को निकालने की, आरने प्राइमर को निकालने की। और आरने प्राइमर को जब हम निकाल देंगे, प्राइमर को जब हम निकालेंगे तो उसके वजह से गैप क्रिएट होगा, गैप को भरने की भी जरूरत होगी। तो वो काम कौन करेगा कि आरने प्राइमर को सेपरेट करेगा, ठीक है, डीएनए से, और उसके बाद उसी गैप को फिल करेगा, जो उसके वजह से आरने प्राइमर की वजह से गैप क्रिएट हुआ है, उस गैप को फिल करेगा। ये काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद हमारी एक चैन तो इजिली सिंथेसाइज हो जाएगी, ठीक है, जो कि कहलाती थी कॉन्टिन्यूअस चैन या फिर लीडिंग चैन, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। एक चैन तो एकदम आसानी से हमारी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हेलिक्स खुलता जाएगा वैसे वैसे एक्सटेंड होते जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा चैन क्या, दूसरा चैन आसानी से नहीं होगी, उसके लिए हमें बार बार आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, बार बार डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की जरूरत पड़ेगी, एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अपने पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स निकल के आ जाएंगे, उन फ्रेगमेंट्स को हम लोग बोल देंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में भी हम वही सेम काम करेंगे, आरएनए प्राइमर को हटाएंगे, किसके मदद से, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से, और उस गैप को वही उसी एंजाइम की मदद से फिर से क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब आरएनए प्राइमर को तुमने हटाया और उसके बाद तुमने जब फिल किया, तो क्या होगा, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम जोड़ दोगे सबको डीएनए लाइगेज से, डीएनए लाइगेज से सारे फ्रेगमेंट को जोड़ दोगे। अब जोड़ दोने के बाद क्या हो गया, क्या तुम्हारा पूरा प्रोसेस जो तुमने किया है वो सही है, तुम इस बात में एकदम कंफर्म हो, ऐसा एकदम 100% है कि तुमने सही किया है पूरा प्रोसेस। सो वो क्या होगा, अब हमें प्रूफ चाहिए उसका, तो उसका प्रूफ कौन देगा, तुम्हारा न्यूक्लियेज एंजाइम प्रूफ रीडिंग करवाएगा। तो यहां पर मैं एक एंजाइम लिखना भूल गया, डीएनए लाइगेज के बाद यहां पर देखो जॉइंस द ओकाजाकी फ्रैगमेंट डीएनए लाइगेज, और उसके बाद तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी, और न्यूक्लियेज करवाएगा तुम्हारा प्रूफ रीडिंग, ठीक है बच्चों। ये क्या कहलाएगा, प्रूफ रीडिंग, कि अब भाई फाइनल प्रूफ है हमारा, नया सिंथेसिस मतलब डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही अच्छे से हो गया है, ठीक है, प्रूफ रीडिंग कहलाएगा। राइट, कोई दिक्कत हुआ क्या, बोलो नवाबो। ओके, सो ये बातें हमारी हो गई। सो बच्चों, आई होप आपको डीएनए रेप्लिकेशन छप गई होगी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी बातें कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर चीज बता दी है, ठीक है, सारा चीज बता दिया है। ओके ओके, पूरा एंजाइम से लेकर एक बार पढ़ा भी दिया और एक बार रिवाइज भी करा दिया, लगभग आई थिंक 20 मिनट्स के अंदर में, नहीं 20 मिनट्स नहीं, काफी टाइम। सो उसके उसके 20 to 25 मिनट्स में तुमको एक बार पढ़ा भी दिया और एक बार रिवाइज भी करा दिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई जो डीएनए रेप्लिकेशन है एक्चुअली में ये है सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, मिजेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, एकदम मिस नहीं करना है एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और प्यार से पढ़ा रहा हूं, दिल से, ठीक है। ओके, चलो बाय, लव यू ऑल, ओके।